अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूटिलाइज फंक्शनल हेल्थ पैटर्न टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स है उसको हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के ज़रिए क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न से मुराद ये है कि हम क्लाइंट की असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बाद उनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके बाद जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी कंसेप्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पीछे जितने भी वजूहात है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इन डिजीज़ के लिए हमें कौन से मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी चाहिए, किस तरह की मेडिसिन से जो है इन डिजीज़ की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। इसके बाद फिर हम नर्सिंग प्रोसेस को जो है अपने क्लाइंट्स पर अप्लाई करेंगे और इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट को हमने किस तरह से नर्सिंग केयर देनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में फिर हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट है, ठीक है, उनको हम टीचिंग प्लानिंग जो है वो देंगे, ठीक है। उनको हम कहेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को जो है मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं और किस तरह से जो है अपने जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हार्ट की एनाटमी से। हार्ट एनाटमी से मुराद ये है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं हार्ट एनाटमी, जिसमें हम हार्ट के शेप के बारे में बात करेंगे। हार्ट जो है किस चीज़ से बना हुआ है, हार्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, साइज़ कितना है, वज़न कितना है, और इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जब हार्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं हार्ट एनाटमी। तो सबसे पहले हमारे साथ जो हार्ट से रिलेटेड फैक्ट है, हकीकत है, वो ये है कि द हार्ट इज़ अ रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो हार्ट है तो इसका जो शेप है ये कोन की तरह है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको हार्ट जो है कोन की तरह से जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। और ये असल में हमारे साथ हॉलो होता है। हॉलो से मुराद ये है कि अंदर इसमें स्पेस होता है, ठीक है। और ये मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन से मुराद ये है कि ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि मुकम्मल मसल्स पर मुश्तमिल है। इसमें किसी किस्म का बोन जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। It is about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज अबाउट द साइज ऑफ द ओनर फिश। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है, एडल्ट हार्ट की लंबाई, ठीक है। और इसकी जो साइज़ है तो वो किसी भी शख्स की जो बन मुट्ठी की साइज़ होती है तो उस साइज़ की जितनी जो है हार्ट साइज़ होता है, ठीक है। इट वेट्स अबाउट 226 ग्राम इन वोमेंस एंड हैवियर इन मेंस दैट इज़ 310 ग्राम। इसी तरह से फीमेल्स में जो हार्ट का वेट होता है, एडल्ट हार्ट का जो वेट होता है वो 226 ग्राम होता है, ठीक है। जबकि मर्दों में हार्ट का वेट जो है वो 310 ग्राम्स होता है। मतलब मर्दों में हार्ट वेट जो है वो ज़्यादा होता है औरतों के बनिस्बत, ठीक है।
फिर इसी तरह से अगर हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली हमारा जो हार्ट है इससे इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम पेरी मीन अराउंड और कार्डियम मीन हार्ट, सो अराउंड द हार्ट या सराउंड द हार्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से पेरिकार्डियम में हमारे साथ दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, एक हमारे साथ पेरिटल मेम्ब्रेन होता है और दूसरा हमारे साथ वेजरल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब जो वेजरल मेम्ब्रेन है तो हमारी जो हार्ट है तो हार्ट जो है बेसिकली थ्री टाइप ऑफ मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, ठीक है। पहला जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट का या जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है हार्ट का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। इसी तरह से जो मिडल हार्ट लेयर है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं जो कि मस्कुलर मेम्ब्रेन होता है, और जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट का उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इससे रिलेटेड जो MCQs आपको एग्जामिनेशन में आएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। MCQs में आपसे पूछा गया होगा कि इन द फॉलोइंग लेयर या इन द फॉलोइंग मेम्ब्रेन विच वन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर या विच वन इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। सो हार्ट का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। इसी तरह से MCQs आया होगा कि हार्ट का जो मिडल मेम्ब्रेन है या मिडल लेयर है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मायोकार्डियम कहते हैं, या जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। MCQs के हवाले से आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम मज़ीद हार्ट को हम डीपली स्टडी करें तो हार्ट के जो है बेसिकली हमारे साथ 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारा जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 अपर चैम्बर्स होते हैं जिसको हम एट्रिया कहते हैं, ठीक है, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो 2 अपर चैम्बर्स है जिसको हम एट्रियम कहते हैं, तो एक हमारे साथ लेफ़्ट एट्रियम होता है और एक हमारे साथ राइट एट्रियम होता है। जो राइट एट्रियम होता है इसमें हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से जो है वो आकर हमारे राइट एट्रियम में आता है, और जो लेफ़्ट एट्रियम है तो इसमें हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे लंग्स से जो है आकर इस लेफ़्ट एट्रियम में जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो 2 अपर एट्रिया और 2 लोअर वेंट्रिकल्स है इनके दरमियान जो मेम्ब्रेन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम्स कहते हैं और वॉल्स कहते हैं, ठीक है। सेप्टम जो है मतलब अगर हम इसी तरह से वर्टिकली देखें, ठीक है, जो मैं येलो लाइन से सर्कल कर रहा हूँ हार्ट में, इस तरह से अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, इसी तरह से लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको सेप्टम कहते हैं। और इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर जो वाल्स होते हैं, जो बाइकॉस्पेट और ट्राइकॉस्पेट वाल्स होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको वॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो 4 चैम्बर है इसकी डिवीज़न हुई है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को जो है आप ख़ुद देख सकते हैं। इसमें आपको हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में आपको जो है निशानदही जो है वो की गई है, ठीक है। तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं। इसमें जो है डिस्कशन की ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हार्ट्स के फंक्शन के बारे में कि हमारा जो हार्ट है तो ये किस तरह के काम जो है सर अंजाम देता है, इसके रोल्स क्या है, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है। तो बेसिकली अगर हम जनरली तौर पर बात करें तो हार्ट जो है ये हमारे बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हार्ट जो है ये अपना काम करना बंद कर दे तो इसके काम बंद करने की वजह से हमारी जो बॉडी है तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है ये टोटली डिपेंड करता है किस पर, टोटली डिपेंड करता है हमारे हार्ट पर। क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज़ है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में उनको क्या करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर अब
ये हार्ट ब्लड सप्लाई करना स्टॉप कर दे तो ज़ाहिरी बात है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को फिर खुराक नहीं मिलेगा, उनको फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन खुराक नहीं मिलेगा तो काम करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं होगी, और जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो फिर काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हार्ट जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। फंक्शंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे हार्ट का ये होता है कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, जो कि आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो एट्रियम होता है, ये वाला जो एट्रियम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन हार्ट का ये है कि राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द लंग्स। हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, जो कि आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्या करता है, उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि राइट एट्रियम से नीचे आकर राइट वेंट्रिकल में आया होता है, तो इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हमारे लंग्स में इसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे लंग्स में क्या होता है, हमारे लंग्स में एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, एयर सेक होते हैं, और एयर सेक में एल्वोलाई होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड जो है लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर लेफ़्ट एट्रियम से जो है बाइकोस्पिड वाल्स के ज़रिए फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जब हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा जो हार्ट है ये क्या करता है, पंप आउट करता है। ठीक है, और इसी तरह से पंप आउट करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनको सप्लाई हो जाती है, और वो अपने जो रोल है उसको मेंटेन रखती है। इसके अलावा हमारे जो हार्ट है इसमें एवी नोड, ऐसे नोड्स होते हैं। ठीक है, एवी स्टैंड फॉर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स, ठीक है, और ऐसे स्टैंड फॉर सेमी या साइनो आर्टिकुलर वाल। ठीक है, एवी स्टैंड फॉर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल एंड एस ए स्टैंड फॉर साइनो आर्टिकुलर वाल। ठीक है, सो एवी वॉल जब क्लोज होता है तो इसके क्लोज होने के साथ एक ख़ास किस्म का हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको नाम दिया गया है S1 हार्ट साउंड। ठीक है, S1 हार्ट साउंड को जो है लब भी कहते हैं, लब LUB लब भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एवी वॉल के क्लोज होने के साथ प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जो सेमी लूनर वॉल है, सेमी लूनर वॉल जब क्लोज होता है तो इसके क्लोज होने के साथ हार्ट जो है दूसरा जो है साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको S2 हार्ट साउंड कहते हैं, और इस साउंड को डब कहते हैं, DUB डब कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों साउंड जब एक दूसरे के पीछे प्रोड्यूस होते हैं तो फिर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है, तो इस तरीके से हार्ट जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ये भी हमारे हार्ट की एक फंक्शन है, मतलब हर ऑर्गन को जो है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से हार्ट जो है ये बजाते ख़ुद एक ऑर्गन है, और इसको जो है अपने फंक्शंस को बैलेंस और मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है कोरोनरी आर्टरीज़ जो है हमारे हार्ट की पूरी करती है। कोरोनरी आर्टरीज़ ये वो आर्टरीज़ है जो कि हमारे हार्ट को क्या करती है, एनर्जी, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली फंक्शन करता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, द रिलेशन बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है।
डियर स्टूडेंट्स, हार्ट्स के फंक्शन मैंने आपको अभी बताया। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, तो ये हमारी बॉडी में जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सर्कुलेशन प्रोसेस के ज़रिए दोबारा आकर हमारे राइट एट्रियम में जो है वो एंटर्ड हो जाता है। जब हमारे राइट एट्रियम में ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्राइकॉस्पिड वाल्व्स के ज़रिए हमारे वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वेंट्रिकल्स में चला जाता है, तो वेंट्रिकल्स में जाने के बाद फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है, ठीक है। जब लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, तो मैंने आपको कहा था कि लंग्स में क्या होते हैं? लंग्स में एयर सैक होते हैं। एयर सैक के अंदर क्या होते हैं? एयर सैक के अंदर अल्वियोलाई होते हैं। अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, ठीक है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंतहाई कम होती है, ना होने के बराबर होती है। और चूंकि हमारे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया होता है लंग्स में, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन ये एक हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हायर कंसंट्रेशन अमाउंट होता है वो क्या होता है? वो डिफ्यूज़ होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब टॉप से लो साइड की तरफ जो है जाता है। तो अब चूंकि हमारे जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं इसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज से डिफ्यूज़ होकर अल्वियोलाई में चली जाती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। और इसी तरह से अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, वो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए अल्वियोलाई से निकलकर हमारे जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें आ जाता है, और हमारा जो ऑक्सीजन होता है, हमारा जो ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में उसमें ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाता है। अब जब पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, तो ये पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब जब लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो फिर बाइकोस्पिड वाल्व के ज़रिए ये लेफ्ट एट्रियम से नीचे आकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है हमारा हार्ट इसको पंप आउट कर देता है, और पंप आउट करने से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, और हर ऑर्गन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है ब्लड जो है वो मिल जाती है। तो ये हमारे साथ एक रिलेशनशिप है पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के दरमियान, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताना चाहता हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हमारे साथ वो सर्कुलेशन होती है, वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होती है जो कि हार्ट और लंग के दरमियान होती है। हार्ट से जब लंग्स में ब्लड जाता है और फिर लंग से वापस दोबारा हार्ट में आता है, तो इस किस्म की जो सर्कुलेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसी तरह से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से मुराद ये है कि हमारे हार्ट और हमारे बॉडी के जितने भी दूसरे ऑर्गन हैं, तो इनके दरमियान जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होती है, इनके दरमियान जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है बॉडी में और फिर बॉडी से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस हार्ट में, ठीक है। तो इस किस्म की जो सर्कुलेशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हार्ट के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है,
आप सब दोस्तों को पता होगा कि हमारा जो हार्ट है तो ये किस प्रोसेस के बेस पर जो है हार्ट बीट करता है और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे हार्ट में जो है ऐसे नोड्स होंगे, ऐसे नोड्स का नाम जो है ये आप दोस्तों ने सुना होगा, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर से मुराद ये हमारे साथ एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक ख़ास किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये साइनो ऐसे स्टैंड फॉर साइनो आर्ट्रियल्स नोड्स, ये हमारे जो लेफ़्ट एट्रियम होते हैं तो लेफ़्ट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में जो है मौजूद होते हैं, जिसको मैंने ब्लू लाइन के साथ सर्कल किया हुआ है यहाँ पर। ये हमारे साथ क्या है, ऐसे नोड कहलाते हैं, इसको पेसमेकर भी कहते हैं। अब ये ख़ास किस्म के इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जब प्रोड्यूस करता है तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और नीचे आकर इंटरनोडल पाथवे के ज़रिए जो है ये नीचे आकर कहाँ पर आते हैं, एवी नोड्स में आ जाते हैं और एवी नोड को क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं। एवी स्टैंड फॉर आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जब एवी नोड ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो फिर एवी नोड जो है ये मज़ीद ख़ास किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर लेता है बंडल ऑफ हिज में। इसको क्या कहते हैं, ये जो आपको रगे बड़े बड़े नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं, इसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं। ठीक है, अब जब बंडल ऑफ हिज में सिग्नल जो है ये पहुंच जाती है और पूरे बंडल ऑफ हिज में ये सिग्नल जो है पेल जाती है तो फिर ये सिग्नल जो है बंडल ऑफ हिज जो है इसको मज़ीद ट्रांसपोर्ट कर देती है पुरकंजी फाइबर्स में, जो कि छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और पूरे हार्ट में फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब पुरकंजी फाइबर्स में जब ये सिग्नल्स आ जाते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे साथ पूरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है और इसके बाद हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू कर देता है और कंट्रैक्ट होने के बाद दोबारा वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिगेन करता है, मतलब रिलैक्स होता है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हमारी हार्ट की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो होती रहती है। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, कार्डियक साइकिल से मुराद ये है कि द हार्ट बीट of the heart is called cardiac cycle, मतलब cardiac relaxation, the contraction and relaxation of the heart is called cardiac cycle। एक मिनट में कितनी दफ़ा जो है हार्ट रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे साथ जो एट्रियम्स होते हैं तो इनकी जो कंट्रैक्शन है वो कितनी सेकंड्स में होती है, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन कितनी सेकंड में होती है और जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है ये कितने सेकंड्स में होता है। तो आर्ट्रियल जो सिस्टोल है इनकी जो कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है तकरीबन 0.1 सेकेंड में जो है ये होती है। ठीक है, इसी तरह से जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकेंड्स में होती है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में मेरे ख्याल से ये आपको आए भी होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो कार्डियक डायस्टोल है इसकी जो कंप्लीट साइकिल है तो ये तकरीबन 0.4 सेकेंड में होती है और इसी तरह से एक साइकिल मुकम्मल एक साइकिल जो है ये टोटल कितने टाइम में होती है, टोटल 0.8 सेकेंड में एक साइकिल होती है। मतलब एक दफ़ा कंट्रैक्ट होना और एक दफ़ा रिलैक्स होना, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो टोटल टाइम लेती है एक दफ़ा करने में होने में तो 0.8 सेकेंड लेती है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चारों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे साथ ईसीजी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसको जो है आप मुझसे ज़्यादा जो है इसको अंडरस्टैंड करते होंगे। ठीक है, तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं और मेरी जो है इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो समझ बूझ नहीं है जो कि मैं आपको टीच कर सकूं, तो इसलिए इसको आप ख़ुद देख लीजिए। केस स्टडी है हमारे साथ, कहते हैं कि 80 ईयर्स ओल्ड मेल मिस्टर अब्दुल जब्बार known case of coronary artery disease with AWMI late for
streptokinase about 20 days ago came to the hospital। ठीक है, चीफ कंप्लेंट आर चेस्ट पेन, इनको जो चीफ कंप्लेन है मतलब जो मौजूदा प्रॉब्लम है इनको वो चेस्ट पेन हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इनको हो रही है, इसके साथ साथ इनको फीवर है और हेमोप्टेसिस है मतलब उल्टियों में जो है इनको ब्लड आ रही है, इनकी उल्टियों में जो है ब्लड आ रही है। ठीक है, तो एंजियोग्राफी वाज डन, इनके लिए जो है एंजियोग्राफी की गई विच शोज, जो कि हमें बता रही है कि इनकी जो टी वेव है वो क्या हुई है, डिप्रेस हुई है। सो केबेज से मुराद क्या है, केबेज से मुराद कोरोनरी आर्टरी ब्लड केसेस है या क्या है, हाँ ये है वाज ऑफर बट नॉट ऑफ अफोर्डिंग नाउ। इसके बाद जब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें जो साइन सिम्पटम मिलेंगे वो मंदरजा झेल होंगे। सबसे पहले जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट है, ठीक है, उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इसी तरह से उनका जो स्किन है वो पेल हो चुका होगा, उनको जो है चेस्ट पेन होगा, इसी तरह से जो एडिमा का केस है वो पॉजिटिव होगा उनमें। ठीक है, इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है उनका वो 80/50 होगा, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो पर मिनट जो है 30 होगा जो कि एबनॉर्मल है, और इसी तरह से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 88% होगा, नॉर्मली हमारे साथ 95% से ज़्यादा होता है, और जो टेम्परेचर है वो हमारे साथ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। ठीक है, इसी तरह से जो CVS है, ठीक है, उसमें हमें जो हार्ट साउंड सुनने को मिलेगा वो S1 + S2 + मरमर जो है वो सुनने को मिलेगा। इसी तरह से जो एब्डोमेन होगा वो इतना टेंडर नहीं होगा। ठीक है, चेस्ट जो है डिक्रीज्ड एयर एंट्री टू द बेसिस ऑफ राइट साइड की तरफ जो है ईयर की जो एंट्री है वो चेस्ट में जो है डिक्रीज हो चुकी होगी, और इसी तरह से दोनों साइड पर जो है क्रैकल के साउंड जो है वो सुनने को मिलेंगे, और सांस लेने के साथ जो है वीजिंग साउंड जो है वो सुनने को मिलेगा। इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 15/15 होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो एग्जामिनेशन है जो कि हमें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से एक पेशेंट की जो ECG रिपोर्ट है वो है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट को हम किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें हमारे साथ इंजेक्शन लेजिक जो कि 80 मिलीग्राम IV स्टेट देते हैं, इसी तरह से एटम देते हैं और क्लिनिकल न्यूबलाइजेशन स्टेट करते हैं उसी टाइम। इसी तरह से जो ऑक्सीजन थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी में हम ऐसे क्लाइंट को जो है 5 लीटर पर मिनट के लिहाज से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और इसके साथ साथ इंजेक्शन ड्यूब्यूटामीन जो है वो 5 मिलीलीटर पर आवर के लिहाज से देते हैं। इसी तरह से इंजेक्शन लेजिक 60 मिलीग्राम OD 1 टाइम देते हैं, सल्जोन 2 ग्राम IV 2 टाइम्स देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो टेप एस्कार्ड है 75 मिलीग्राम वो OD देते हैं, इसी तरह से टेप रास जो है 100 मिलीग्राम OD देते हैं, इसी तरह से टेप प्लेट जो है वो 75 मिलीग्राम OD देते हैं, और एटम न्यूबलाइजेशन जो है वो 3 टाइम्स हम अपने पेशेंट को करते हैं। ठीक है, प्लेन में हम क्या करते हैं, प्लेन में यही ट्रीटमेंट को जो है हम कंटिन्यू रखते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है उसको हम हर आधा घंटे बाद जो है उसको चेक करते हैं, और इसी तरह से जो CBC रिपोर्ट है उसको हर मॉर्निंग जो है चेक करते हैं। डिस्कवरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी, डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो कोरोनरी आर्टरी है तो इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, और कोरोनरी आर्टरी जो है ये किस तरह से दरियाफ्त हुई थी और किसने की थी। ठीक है, सो विलियम हार्वे ये हमारे साथ एक बंदा है, एक शख्स है जिनकी पैदाइश 1578 में हुई थी और 1658 में इनकी जो मौत है वो हो गई थी। ये असल में एक फिजिशियन थे, ठीक है, किंग चार्ल्स I, ठीक है, was the person discovered that the blood moves from the right ventricles of the heart through the lungs and into the aorta, then the peripheral vessels and back into the lungs। ठीक है, तो विलियम जो हार्वे है इन्होंने जब
कोरोनरी आर्टरी को डिस्कवर कर लिया, दरियाफ़्त कर लिया, तो उन्होंने जो है ये बात की थी कि हमारे साथ जो ब्लड है तो ये हमारे राइट वेंट्रिकल, हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है इससे जो है इससे गुजर जाती है और हमारे लंग्स में चली जाती है। ठीक है, फिर लंग्स में जब ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड की बात इन्होंने नहीं की थी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जब लंग्स में डीऑक्सीजनेट हो जाती है तो ऑक्सीजनेट हो जाती है तो ऑक्सीजनेटेड के बाद जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ओटा में आ जाती है और फिर ओटा से इसी तरह से पेरिफेरल वेसल्स में चली जाती है और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर वापस जो है हार्ट में आ जाती है, हार्ट से दोबारा लंग्स में आ जाती है। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने जो है सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी को क्या किया था, डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। कोरोनरी आर्टरी के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि कोरोनरी आर्टरी ये असल में हार्ट के अपने आर्टरीज़ होते हैं जिसके ज़रिए हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई होती है और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है हार्ट को मिलती है अपने फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, जिस तरह से हर ऑर्गन को खुराक की ज़रूरत होती है इसी तरह से हार्ट को भी खुराक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये खुराक ऑक्सीजन जिस आर्टरी के ज़रिए हार्ट को मिलती है उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे साथ जो विलियम हार्वे है ये वो बंदा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है आपको दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहले हमारे साथ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो पूरी बॉडी से आकर हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, उस राइट एट्रियम में चला जाता है। जब राइट एट्रियम में हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर वेंट्रिकल में आ जाता है और वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, जब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए फिर हार्ट के जो है लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में चला जाता है और वेंट्रिकल से फिर हार्ट पंप आउट करके उस ब्लड को जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ठीक है, जिसमें हमारे साथ लिवर भी आ जाता है, हार्ट बजाते ख़ुद भी आ जाता है, गट्स भी आ जाते हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी और बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, वहाँ तक जो है ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो इस तरह से जो विलियम हार्वे है इन्होंने जो है कोरोनरी आर्टरी की जो डिस्कवरी है वो की थी। ठीक है, तो ये हमारे साथ हार्ट का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डिफरेंट आर्टरीज और जो वेन्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब अगर ये वाला जो पोर्शन आप देखें, ठीक है, ये वाला जो आर्टरीज आपको नज़र आ रहे हैं तो इसको राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर फिर हम देखें ये नीचे जो हमारे साथ ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको राइट एट्रियम कहते हैं। फिर हमारे साथ इस हार्ट के पीछे जो आर्टरीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे कि ये इसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज कहते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ यहाँ पर जो आर्टरीज होते हैं इसको लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसी तरह से हार्ट के जो सराउंडिंग आर्टरीज होते हैं उसको सरकमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं और जो सामने की तरफ जो आर्टरीज होते हैं हार्ट के, ठीक है, तो इसको एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज कहते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ डिफरेंट आर्टरीज है और ये हमारे साथ क्या है, ओटा है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अब बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जो कि हमारे साथ मेन टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की अगर सिंपल अल्फाज में हम डिफिनेशन करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये हमारे साथ हार्ट की वो डिज़ीज़ होती है, हार्ट की वो एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ होते हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करती है, तो वो कोरोनरी आर्टरी जो है वहाँ पर जो है ब्लॉकेज जो है वो बन जाती है, वहाँ पर जो है प्लेग्स जो है जमा हो जाती है, फेड्स वगैरह जो है जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ ब्लड
टूवर्ड हार्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह से जो हार्ट है वो ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड हो जाता है, महरूम हो जाता है। जब ऑक्सीजन से वो महरूम होता है तो ज़ाहिर बात है हार्ट के जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसी वजह से फिर हार्ट अटैक का जो ख़तरा होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, और दूसरे ऑर्गन के फेल होने का जो ख़तरा है वो भी बढ़ जाता है। तो इस किस्म की कंडीशन को क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है, कहते हैं कि इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरी। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर प्लेग से मुराद फैटी एसिड और फैट से बना हुआ जो हार्ट सब्सटेंस होता है वो जमा हो जाता है और कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। दिस कंडीशन कैन अकर इन एनी आर्टरी ऑफ द बॉडी बट हैज़ प्रेफरेंस फॉर द कोरोनरी आर्टरी। अब ये कंडीशन जो है, मतलब जो आर्टरीज है जहाँ पर ब्लॉकेज बनता है, तो ये बॉडी के किसी भी आर्टरी में भी काज हो सकता है, लेकिन इस यहाँ पर चूँकि हार्ट की बात हो रही है तो इस वजह से यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी को मेंशन की गई है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसी कोरोनरी आर्टरी को जो है मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, ठीक है, इसी तरह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज़ हो गया, ठीक है। मतलब कोरोनरी से मुराद हार्ट एंड वेसल से मुराद हार्ट के जो वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब ब्लॉकेज बनती है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो नॉर्मल जो आर्टरीज़ होंगे आपको बिल्कुल इसी तरह से साफ जो है देखने को मिलेंगे, मतलब वहाँ पर किसी किस्म के फेट, किसी किस्म के प्लेग्स जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो एबनॉर्मल वेसल्स होते हैं, एबनॉर्मल आर्टरीज़ होते हैं, तो उस एबनॉर्मल आर्टरीज़ में ये प्लेग वगैरह जो है, इस येलो सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ से बना होता है, ये लिपिड्स के डिपॉजिट से बना होता है, मतलब फैटी एसिड्स, फैट्स वगैरह से जो है बने होते हैं, जो चिकनाई वगैरह होती है उससे ये बनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड के लिए जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और इसी तरह से जो आर्टरीज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, there are certain presentation of coronary artery disease such as, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे साथ मंदरजा झेल कंडीशन जो है वो एराइज होते हैं, मंदरजा झेल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है पेशेंट में देखने को मिलती है। सबसे पहले एंजाइना होती है। एंजाइना हम किसे कहते हैं, एंजाइना से मुराद ये है कि पेशेंट की जो चेस्ट है वहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन जो है वो महसूस होता है, ठीक है। इसी तरह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होती है जिसको हम MI कहते हैं, ठीक है, MI कहते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से मुराद हार्ट अटैक होता है। इसी तरह से हार्ट फेलियर भी हो जाता है, एरिथमिया भी हो जाता है। एरिथमिया से मुराद एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो बीटिंग होती है वो क्या हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो इसको एरिथमिया कहते हैं। इसी तरह से सडन डेथ भी इसकी वजह से काज हो सकती है, ठीक है। किसकी वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से, क्योंकि हार्ट को जो है ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही होती है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते। मेन चीज़ जो है, मेन कंपोनेंट जो है हार्ट के लिए और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए वो ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी जो है बॉडी हार्ट को जो है वो नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फिर पंपिंग नहीं कर सकेगा, और जब पंपिंग नहीं होगी तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो बॉडी के जितने दूसरे ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे, और जब ऑक्सीजन से महरूम होंगे तो ज़ाहिरी बात है बॉडी के सारे ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, उनके काम करना छोड़ देंगे, और इसी तरह से फिर पेशेंट की जो डेथ है वो हो सकती है।
एटियोलॉजी और काजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की अगर हम बात करें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किस वजह से काज होती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये हमारे साथ एक ख़ास वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे आर्टरीज़ के जो वॉल्स है वहाँ पर कोलेस्ट्रोल और लिपिड जो है वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब कोलेस्ट्रोल लिपिड्स जमा हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है जो वाल्व होते हैं या जो पाथवे होती है या जो आर्टरीज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और ब्लड फ्लो जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, सो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये सबसे पहला और सबसे अहम वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टरीज़ है जहाँ पर प्लेग जो है वो बना हुआ है और इस वजह से जो पाथवे है वो क्या हो गई है, वो नैरो हो गई है और ब्लड फ्लो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, वो फैक्टर जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो काज हो सकती है, तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। ठीक है, सबसे पहले द ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आर नंबर 1 डिसलिपिडीमिया। ठीक है, डिसलिपिडीमिया से मुराद ये है कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड और लो कंसनट्रेशन ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड जो है ये क्या हो जाते हैं, इसमें इम्बैलेंसमेंट आ जाती है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के काज होने का जो खदशा होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ काज होती है। अगर ख़ानदान में किसी को पहले ये बीमारी हुई हो तो फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से जो है दूसरे लोगों को भी क्या होता है, खदशा होता है कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, ठीक है, तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के होने के जो खदशे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग का आप सब दोस्तों को पता है कि स्मोकिंग डायरेक्टली हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। जब लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा तो वहाँ पर ईयर सेक एल्वेओलाई होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन फिर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगी। तो इसी तरह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लंग से ही जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होंगी और इसी तरह से बॉडी को फिर ऑक्सीजन जो है इंतहाई कम मिकदार में मिलेगी जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो काज होगी। इसी तरह से ओबेसिटी की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये मेनली काज होती है, क्योंकि ओबेसिटी में जो है फैट्स वगैरह बॉडी में जमा हुए होते हैं, आर्टरीज़ में जमा हुआ होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, पैथोफिजियोलॉजी से मुराद ये है कि जो डिज़ीज़ काज हुई है तो इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह से ये काज होती है। ठीक है, सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर से मुराद वो फैक्टर जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ काज होती है। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो हमारे सेल्स के जो एंडोथेलियल वॉल होते हैं, ठीक है, जो कि आर्टरी के साथ जो है मिले हुए होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर इंजरी हो जाती है, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और जो इम्यून रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से फिर जो लिपिड्स है, ठीक है, इन द इंटीमिया, ठीक है, या इंटीमा ऑफ द आर्टरियल वॉल के जो इंटरनल लेयर है वहाँ पर फिर लिपिड जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब लिपिड जमा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो वॉल जो है नैरो होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ द मेजर काज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फोकल डिपॉजिट of cholesterol and lipids in the walls of coronary artery। एथेरोस्क्लेरोसिस का मैंने आपको बताया कि ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे जो आर्टरीज़ के वाल है वहाँ पर लिपिड्स और जो कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट्स है वो क्या होते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो एथेरोस्क्लेरोसिस ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की सबसे मेजर वजह है जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है काज होती है। कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़
दैट बिगिंस अर्ली इन लाइफ। इसी तरह से जो कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं वहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जमा होना शुरू होते हैं तो इसको फिर हम कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि लाइफ के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उससे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, although several risk factors are present, endothelial injury is caused by an inflammatory response in the walls of the artery and the deposition of the lipids in the walls। इसके अलावा अगर जो आर्टरीज है वहाँ पर किसी किस्म की एंडोथीलियल इंजरी हुई हो, मतलब आर्टरीज के जो इंटरनल वाल्स है वहाँ पर इंजरी हुई हो, वहाँ पर किसी किस्म की लेजन जो है वो बनी हुई हो या ज़ख़म बना हुआ हो, तो उस ज़ख़म में जो फैटी एसिड या लिपिड्स होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से जो इंजरी है वो फिर वजह बन जाती है किस चीज़ की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बनने की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब अगर साइन और सिम्पटम्स की बात करें जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में किस किस्म के सिम्पटम्स और साइन जो है वो देखने को मिलेंगे। सिम्पटम से मुराद वो कंडीशन, वो हालात जो कि पेशेंट पर गुजर रही होती है और पेशेंट आपको ख़ुद बताए, उसको हम सिम्पटम्स कहते हैं। और साइन से मुराद निशानात जो कि हम ख़ुद बज़ाहिर उसको देख सकते हो। ठीक है, हमें ख़ुद अंदाज़ा हो सकता हो कि ये प्रॉब्लम इस बंदे में मौजूद है, तो इसको हम साइन कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये पेशेंट को होने लगेगी, उनकी जो सांस है वो जल्दी फूलेगी। ठीक है, इसी तरह से टिकिकार्डिया मतलब उनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। डिसरिथमिया से मुराद जो हार्ट रिदम है, ठीक है, वो इर्रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट को जो है चेस्ट पेन होगा जिसको एंजाइना कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। इसके साथ साथ डिजीनेस जो है पेशेंट को होगी, मतलब सर चकराव होगा, सर जो है पेशेंट का चकराएगा। इसी तरह से एंजाइटी होगी उनको, नाजिया जो है उनको होगी और वॉमिटिंग जो है उनको होगी। तो ये साइन सिम्पटम्स है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे साथ अपर चेस्ट है, ये हमारे साथ सबस्टर्नल रेडिएटिंग टू नेक। यहाँ चेस्ट में पेन हो रहा होता है लेकिन चेस्ट से जो पेन है ये रेडिएट होकर ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो नेक है और जो जा है वो भी दर्द करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे साथ सबस्टर्नल रेडिएटिंग डाउन टू लेफ्ट आर्म, चेस्ट में पेन शुरू हुआ होता है। ठीक है, एंजाइना जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन ये पेन जो है फिर चेस्ट से जो है रेडिएट होकर लेफ़्ट आर्म में पूरा फैल जाता है और फिर लेफ़्ट आर्म जो है वो भी दर्द करना शुरू कर देता है। इसी तरह से एपिगैस्ट्रिक मतलब स्टमक के ऊपर जो है वो दर्द होना शुरू होता है। इसी तरह से एपिगैस्ट्रिक रेडिएटिंग टू नेक जा एंड आर्म, एपिगैस्ट्रिक में जो है दर्द शुरू हुआ होता है और फिर यही दर्द रेडिएट होकर नेक तक चला जाता है और नेक से फिर दोनों आर्म्स की तरफ, या इसके अलावा सिर्फ नेक और जा में जो है पेशेंट को दर्द हो रही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ लेफ़्ट शोल्डर एंड डाउन बोथ, लेफ़्ट शोल्डर में दर्द हो रही होती है और दोनों तरफ नीचे आर्म में जो है दर्द हो रहा होता है। इसके साथ साथ इंट्रा केप्यूलर, ठीक है, इंट्रास्केपुलर मतलब यहाँ जो दो क्या कहते हैं स्केपुला है, दो स्केपुला के दरमियान जो है पेशेंट को दर्द हो रही होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रास्केपुलर पेन कहते हैं या एंजाइना कहते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, साइन सिम्पटम्स है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना होता है, चेस्ट एक्सरे करना होता है कार्डियक इनलार्जमेंट के लिए, जिसमें हम हार्ट की जो साइज़ है, ठीक है, उसको देखते हैं कि हार्ट की जो साइज़ है वो बड़ी तो नहीं है, ज़्यादा लार्ज तो नहीं हुई है या मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। ईसीजी करते हैं, ईसीजी का आप सब दोस्तों को पता है कि इसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को डायग्नोस करते हैं। इसी तरह से इकोकार्डियोग्राम करते हैं। इकोकार्डियोग्राम यूजेस sound waves
टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ योर हार्ट। इसमें हम जो है साउंड वेव्स को यूज़ करते हुए हार्ट की जो इमेजेस है उसको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग इकोकार्डियोग्राम योर डॉक्टर कैन डिटरमाइन वेदर ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट वॉल्स आर कंट्रीब्यूटिंग नॉर्मली टू योर हार्ट पंपिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस दौरान हम क्या करते हैं, इस दौरान जो डॉक्टर है वो आपकी जो हार्ट के जितने भी पार्ट्स है उसको देखता है, उसको जो है ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि आया हार्ट पंपिंग एक्टिविटी के दौरान हार्ट के तमाम जो पार्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, पार्ट्स दैट मूव वीकली में हैव बीन डैमेज ड्यूरिंग हार्ट अटैक। इसी तरह से वो पार्ट जो कि आहिस्ता आहिस्ता या कम काम कर रही होती है तो इससे फिर ये पता चल जाता है कि हार्ट अटैक के दौरान ये वाले हिस्से जो है वो क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। बी रिसीव टू लिटिल ऑक्सीजन, दिस में इंडिकेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और वेरियस अदर कंडीशन। तो इससे पता चलता है कि क्लाइंट को जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या दूसरे जो हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है, एबनॉर्मेलिटीज़ है, वो लाहक हो चुकी है। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राम, इसके अलावा कार्डियो कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राम जो है हम क्लाइंट की करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हार्ट स्कैन करते हैं जिसको हम कोरोनरी कैल्शियम स्कैन भी कहते हैं। हार्ट स्कैन को कोरोनरी कैल्शियम स्कैन भी कहते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इस अ स्पेशलाइज्ड एक्सरे टेस्ट that provide picture of your heart that can detect and measure calcium containing plaque in the arteries। आर्टरीज में जो कैल्शियम पर मुश्तमिल कैल्शियम से बने हुए जो प्लेक होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सरे के ज़रिए क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, लेब टेस्ट फॉर लिपिड प्रोफाइल, इसी तरह से लिपिड्स के लिए हम जो लेब टेस्ट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रोल लेवल को देखते हैं। ठीक है, अगर डिज़ायरेबल हो तो वो हमारे साथ मोर देन 200 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है। बॉर्डर लाइन में जो है वो 200 से लेकर 239 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है। और अगर पेशेंट में जो है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 240 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को ज़्यादा ख़तरा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की जो कंसनट्रेशन है वो लेस देन 150 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो तो ये हमारे साथ डिज़ायरेबल अमाउंट होता है। अगर 150 से लेकर 199 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो तो ये हमारे साथ बॉर्डर लाइन पर होता है। इसी तरह से अगर 200 से लेकर 499 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो ख़तरे में है। इसी तरह से हाई डेंसिटी लिपिड जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 60 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ नॉर्मल है। अगर 35 से लेकर 45 मिलीग्राम तक हो तो ये बॉर्डर लाइन पे है। लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन 35 मिलीग्राम हो, ठीक है, 35 मिलीग्राम से क्या हो, कम हो, तो इसका मतलब ये है कि ख़तरे में है। इसी तरह से जो लो डेंसिटी लिपिड है अगर वो 160 से लेकर 189 तक हो तो मतलब ये है कि पेशेंट जो है ख़तरे में है। इसी तरह से जो कोलेस्ट्रोल हाई डेंसिटी रेशो है वो 4:0 है या 5 है या 6, तो अगर 6 हो तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ख़तरे में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए हम जो मेडिकल मैनेजमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट को जो गिवन ऑक्सीजन प्रेस्क्राइब किया गया होता है उस ऑक्सीजन को हम देते हैं। इसी तरह से हम पेशेंट को टेप देते हैं, एंजाइज्ड 5 मिलीग्राम स्टीड देते हैं। ठीक है, इसी तरह से नारकोटिक एनाल्जेसिक्स देते हैं ताकि उनकी जो एंजाइना पेन है उसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसी तरह से उनको जो है डाइगोजिन देते हैं IV 0.6 से लेकर 1 मिलीग्राम जो कि डॉक्टर से प्रेस्क्राइब किया गया होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एस्पायरिन देते हैं ब्लड को थिन करने के लिए जो कि 300 से लेकर 600 मिलीग्राम पर ओरल पर डे के लिहाज से देते हैं। इसी तरह से प्रेडनिसोलोन देते हैं 5 मिलीग्राम और इसके साथ साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है 250 मिलीग्राम पेशेंट को देते हैं। ठीक है,
फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, मंदरजा झेल चीज़ों को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। सबसे पहले पोस्चर्स इंडिकेटिंग चेस्ट पेन, फॉर एग्जांपल रबिंग चेस्ट, लीनिंग फॉरवर्ड। अगर पेशेंट की जो कंडीशन है या पेशेंट की जो फिज़िकल कंडीशन है, अगर पेशेंट जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ है और अपने चेस्ट को रब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको चेस्ट में पेन हो रही है, ठीक है। चेंजेस इन वाइटल साइन, इसी तरह से अगर वाइटल साइन को हम ऐसे पेशेंट की चेक करें तो वाइटल साइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी, जैसे कि जो टेकिकार्डिया है वो हुई होगी, जिसमें जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हुई होगी नॉर्मल से। इसी तरह से या ब्रेडिकार्डिया हुई होगी, या हाइपरटेंशन हुई होगी, या हाइपोटेंशन हुई होगी, ठीक है। हाइपरटेंशन से मुराद हाई ब्लड प्रेशर हुआ होगा या ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो गया होगा। इसके साथ साथ डिस्पनिया जो है पेशेंट को हुई होगी। डिस्पनिया से मुराद ये है कि सांस लेने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही होगी, ठीक है। क्रैकल साउंड जो है वो सुनने को मिलेंगे, और डिसरिथमिया और ब्रीथिंग की जो रिदम है या वो क्या होगी, वो इर्रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, पेशेंट को वोमिटिंग आएगी, और इसी तरह से जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें कि नर्सिंग किस तरह से, नर्सेज जो है वो किस तरह से ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो नर्सेज का काम ये है कि सबसे पहले वो हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, जिसमें वो क्लाइंट की जो चेस्ट कंडीशन है उसको असेस करेंगे और देखेंगे कि क्लाइंट को जो है जो पेन चेस्ट में हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, उसकी सेवेरिटी कितनी है, कितनी शिद्दत से हो रही है, कितने टाइम से जो है वो पेशेंट को हो रही है, और कब से जो है शुरू हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ जो फैक्टर है जिसकी वजह से इनको इनकी ये हालत हुई है उसको हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, अगर कोई स्ट्रेस है, या अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो इसके हवाले से डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से मंदरजा झेल चीज़ों को मैयर करने के लिए हम क्या करेंगे, पेन को कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पर पेशेंट को जो है नीचे उनको लेटाएंगे, इसी तरह से उनको खाना देंगे या पिलाएंगे, या उनको जो है एंटा एसिड देंगे। एसेस फॉर अदर सिम्टम्स, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरे अलामात है, जैसे कि इंडाइजेशन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, ठीक है, नाजिया हो गई, और एब्डोमिनल पेन, इसको हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं ये तो पेशेंट को नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर है उसको हम क्या करेंगे, उस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे कि फैमिली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो गई, लिपिड प्रोफाइल हो गया, टोबैको यूज़। लिपिड प्रोफाइल से मुराद ये है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी हो, ओबेस हो, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस लेवल और एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे अगर दूसरे बीमारियां उनमें पाई जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या स्लीप डिसऑर्डर हो गया, तो इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको हम अपने साथ क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो नर्सिंग जब डायग्नोज कर लेंगे तो किस तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड इज एविडेंस बाय इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। मतलब जो ब्रीथिंग पैटर्न है इसमें चेंजेस आ गई होगी, जिसकी वजह से जिसकी जो वजह है वो ये होगी कि मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन वो डिमांड जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा गोल, हमारा जो मकसद है वो क्या होगा, द पेशेंट विल हैव नॉर्मल रेस्पिरेशन। हम अपने पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है उसको हम नॉर्मल पर लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन में रखेंगे और उनको जो है ऑक्सीजन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी डायग्नोसिस है वो अल्टर्ड comfort या chest pain related to inflammatory response of the arteries as evidenced by patient rubbing the chest, ठीक है। पेशेंट को क्या होगी, चेस्ट पेन हो रही होगी, किस वजह से, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन काज हुआ होगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपने चेस्ट को रब कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो मकसद होगा वो ये होगा कि अपने पेशेंट को जो है पेन से छुटकारा देना होगा, ठीक है। इसी तरह से तो छुटकारा जब हम देंगे तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, ऐसे पोजीशन में रखेंगे जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, और उनको जो है प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक
देंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्पनिया एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू परफॉर्म सम एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, रोज़मर्रा के जो काम है उसको परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि डिस्पनिया की वजह से जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा होगा। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि पेशेंट को इस काबिल बनाना होगा कि वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको नॉर्मली कर सके। इसके लिए हम उनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे और उनको जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एंजाइटी रिलेटेड टू अननोन आउटकम ऑफ द डिजीज़ एज एविडेंस बाय द पेशेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट बार बार जो है वो डॉक्टर से सवालात करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को एंजाइटी हो रही होगी तो ऐसी कंडीशन में फिर हम अपने पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको उसके लेवल को कम करने के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन में हम अपने क्लाइंट को जो है काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पुरसकून माहौल प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से उनकी जो जितनी भी प्रोसीजर है, ठीक है, उससे पेशेंट को जो है बाखबर रखेंगे और इसी तरह से उस पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स है उनको जो है पेशेंट की जो डिजीज़ है उससे बाखबर रखेंगे। ठीक है, पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्बल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन ऑन स्मोकिंग सीसेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डाइट मॉडिफिकेशन। फैमिली और जो पेशेंट है उनको हम जो है वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको हम समझाएंगे कि आपने किसी तरह से भी स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेस को जो है आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, डील करना है और अपनी जो खुराक है, ठीक है, इसको आपने हेल्दी रखनी है। इसी तरह से जो खुराक है अपने खुराक में आपने जो सैचुरेटेड फीड्स है इसकी जो लेवल है उसको कम रखनी है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखनी है। ठीक है, इसी तरह से डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनको जो है आपने बताना है कि स्ट्रेस को अगर आप मैनेज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको और मैनेज करने के जो टेक्निक्स है उसको जो है वो टेक्निक जो है हम अपने क्लाइंट्स को बताएंगे जिससे उन पर जो नेगेटिव असरात होंगे, ठीक है, वो डिक्रीज़ होंगे। कम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से जो दूसरे बीमारियां काज हो सकती है, जो दूसरी एबनॉर्मेलिटीज़ काज हो सकती है, उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ हार्ट फेलियर है, जिसमें जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और ये डिक्रीजमेंट उस वजह से आती है जब स्कीमिक मायोकार्डिया होता है। जब हार्ट के जो मिडल लेयर ऑफ मसल होते हैं जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, जब वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो इस वजह से जो कंट्रैक्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर काज हो जाता है। इसी तरह से डिसरिथमिया होती है। डिसरिथमिया से मुराद जो हार्ट रिदम है वो इरेगुलर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। पीरिकार्डाइटिस से मुराद ये है कि हार्ट के जो मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट के इर्द गिर्द सराउंडेड होते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन काज होने की वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पीरिकार्डाइटिस कहते हैं। और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है वो कार्डियोजेनिक शॉक हो गई। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो गई और इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी हो गई। ठीक है, तो ये सारे एबनॉर्मेलिटीज़ जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से काज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे साथ ये थी हमारे साथ पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।